दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चक्रमूल खींचने का परीक्षण। विभाग की सामान्य जानकारी देने के बाद तृतीय श्रेणी के दोनों एल्डर आकर्ष सहित बाकी सभी शिष्यों को लेकर एक दूसरे स्थान पर आ गए। यहां से आगे की तरफ हवा में झूलते कई द्वीप थे। जो जितनी ऊंचाई पर था उस पर उतने ही कम घर थे, और जो जितने नीचे था उस पर उतने ही ज्यादा घर थे। वैसे जो नीचे के द्वीप थे उन पर घर नहीं बल्कि बस कुछ तंबू लगे हुए थे। यह वह स्थान है जहां पर सारे शिष्य रहते हैं। अग्नि गुरुकुल में शिष्यों की 4 श्रेणियां हैं। माध्यमिक शिष्य, प्राथमिक शिष्य, द्वितीयक शिष्य और तृतीयक शिष्य। सबसे ऊपर जो 10 बड़े द्वीप है, जिनमें से प्रत्येक पर एक घर बना हुआ है, वहां पर शक्तिशाली माध्यमिक शिष्य रहते हैं। इनकी संख्या कम ज्यादा होती रहती है, तो जो जितना शक्तिशाली होता है वह उन 10 में से किसी एक घर को हासिल कर लेता है। साधना के लिए वह सबसे उत्तम स्थान है। उसके बाद है यह वाले द्वीप। प्रत्येक पर 10 घर बने हुए हैं। यहाँ पर शक्तिशाली प्राथमिक शिष्य और माध्यमिक शिष्य रहते हैं। जिन माध्यमिक शिष्यों को ऊपर जगह नहीं मिलती वह इन वाले घरों पर नियंत्रण करते हैं। यहाँ प्राथमिक शिष्यों के बीच भी मुकाबला चलता रहता है। ताकत के अनुसार इन्हें भी घर मिल जाता है। इसके बाद है यह सारे तंबू। यहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के शिष्य रहते हैं। इनका मुकाबला सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। प्रत्येक तंबू के लिए मुकाबला होता है। अभी के समय यहाँ के 80% से ज्यादा तंबू आरक्षित हैं। तृतीय श्रेणी के एक एल्डर ने कहा, गुरुकुल में मुकाबला करने की अनुमति है, लेकिन किसी को खत्म करने या फिर उसको शक्तिहीन करने की अनुमति नहीं है। तो जिससे भी मुकाबला करो सोच समझकर करना। तृतीय श्रेणी के दूसरे एल्डर ने कहा। इसके बाद दोनों एल्डर सारे शिष्यों को वहीं पर छोड़कर वहां से चले गए। ऊपर द्वीप पर जो घर थे उन पर तो कोई भी अभी के समय नियंत्रण नहीं कर सकता था। वहां के जितने भी योद्धा थे उनका ऊर्जा स्तर नवमंडल में पहुंचा हुआ था, जबकि आकर्ष और बाकी सभी योद्धा अभी तक प्रज्ञा मंडल को भी पार नहीं कर पाए थे। तो सभी ने तंबुओं में जाने का फैसला किया। जैसे ही आकर्ष एक तंबू में प्रवेश करने वाला था, उसे किसी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज काफी जानी पहचानी थी। आकर्ष ने जब पलटकर उस दिशा में देखा तो पाया कि यह वही योद्धा था जिसने थोड़े समय पहले उसका मजाक बनाया था। वही हरे रंग के चक्र मूल वाला योद्धा। यह योद्धा इस समय एक दूसरे योद्धा को मुकाबले की चुनौती दे रहा था। जो दूसरा योद्धा था वह भी हरे रंग के चक्र मूल वाला था। जिसकी आकर्ष के साथ लड़ाई हुई थी उसका नाम विशाल था, और जिसे वह अभी चुनौती दे रहा था उसका नाम था महेंद्र। महेंद्र ने जब देखा कि एक नया शिष्य उसे चुनौती दे रहा है तो वह गुस्से से उबल पड़ा। इस विभाग में 4 प्रकार के घर थे। सबसे पहले वह 10 घर जहां पर माध्यमिक शिष्य मुकाबला कर सकते थे। उसके बाद प्राथमिक शिष्यों के लिए घर बनाए गए थे, जिनकी संख्या 100 थी। फिर द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के लिए भी कुछ अलग घरों का निर्माण किया गया था, जिनकी संख्या 1000 थी। और सबसे आखिर में थे तंबू, जो 10,000 की संख्या में थे। तंबू और वह 1000 घर बिल्कुल पास में ही थे। फर्क बस इतना था कि तंबू बिल्कुल साधारण थे, जबकि घरों के भीतर ऐसे तंत्र जाल बनाए गए थे जो आसपास की ऊर्जा को खींचकर घर को ऊर्जा से भर देते थे। विशाल इस समय महेंद्र को चुनौती इसलिए दे रहा था क्योंकि उसे महेंद्र का घर चाहिए था।
गुस्से में आकर महेंद्र मुकाबला करने के लिए स्वीकृति देने वाला ही था कि तभी एक अन्य योद्धा जो महेंद्र का दोस्त था, उसने महेंद्र को सचेत करते हुए कहा, मुकाबला की चुनौती स्वीकार मत करना। यह लड़का एल्डर अजिताभ का शिष्य है। एल्डर अजिताभ का शिष्य? उस योद्धा की बात सुनकर न सिर्फ महेंद्र बल्कि आसपास खड़े बाकी सभी योद्धा भी दंग रह गए। जो नए शिष्य आए थे उन्हें भी यह सुनकर काफी बड़ा झटका लगा। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि गुरुकुल में आते ही विशाल अजिताभ का शिष्य बन जाएगा। एल्डर अजिताभ का शिष्य? तुम मजाक कर रहे हो ना? यह तो अभी ही गुरुकुल में आया है, फिर आते ही इसने विभाग के शक्तिशाली एल्डर अजिताभ को अपना मास्टर कैसे बना लिया? महेंद्र ने चौंकते हुए पूछा। मैं इस विषय पर मजाक क्यों करूंगा? मैंने खुद इस बारे में पता किया है। यह लड़का सच में एल्डर अजिताभ का शिष्य है। सुना है कि इस बार एक नए शिष्य ने एल्डर अजिताभ को गुस्सा दिला दिया था। इस लड़के ने कहा कि वह उस शिष्य को सबक सिखाएगा और इसीलिए एल्डर अजिताभ ने इसे अपना शिष्य बना लिया। महेंद्र के उस दोस्त ने जवाब दिया। यहाँ पर उसने उस शिष्य का नाम तो नहीं लिया था जिस पर एल्डर अजिताभ गुस्सा हुआ था, लेकिन जो नए शिष्य थे वह इस बारे में सुनते ही समझ चुके थे कि वहां पर किसकी बात हो रही थी। सभी की नजर आकर्ष पर जाकर केंद्रित हो गई। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। महेंद्र जो इतनी देर से गुस्से से उबल रहा था, उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए विशाल से कहा। वह बस गुरुकुल का एक सामान्य शिष्य था। उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि एल्डर अजिताभ के सामने कुछ बोल सके। फिर उसके शिष्य पर प्रहार करके उन्हें गुस्सा दिलाना तो बहुत दूर की बात थी। हार स्वीकार करने का मतलब था कि अब उसका उस घर पर कोई नियंत्रण नहीं था। अपने गुस्से को मन में ही दबाते हुए महेंद्र ने चुपचाप उस घर को छोड़ दिया। यह देखकर विशाल की आंखें गर्व से चमकने लगी। उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि उसने अपनी खुद की क्षमता का इस्तेमाल करके महेंद्र को घर से बाहर निकाला है। महेंद्र के बाहर निकलने के बाद विशाल ने हीन भावना के साथ उसे घूरा और फिर अपने नए घर में जाने लगा। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने वाला था, अचानक से दरवाजा बीच में ही अटक गया। यह देखकर विशाल का चेहरा काला पड़ गया। उसने देखने की कोशिश की कि आखिर दरवाजा बंद क्यों नहीं हो रहा है। दरवाजे के ऊपरी भाग पर किसी का हाथ लगा हुआ था। उसी हाथ ने दरवाजे को बंद होने से रोका था। विशाल ने दरवाजे को पूरा खोला और बाहर की तरफ देखा। बाहर की तरफ आकर्ष खड़ा था। आकर्ष तुम्हें क्या चाहिए? विशाल ने एक कांपती हुई आवाज में पूछा। महेंद्र उससे शक्तिशाली था और आकर्ष भी उससे शक्तिशाली था। लेकिन अगर विशाल को किसी से डर लग रहा था तो वह था आकर्ष, क्योंकि वो जानता था कि उसके मास्टर का नाम सुनकर यहाँ का कोई भी शिष्य डर सकता था। लेकिन आकर्ष उसकी बात अलग थी। वह इकलौता अपवाद था। एक बार नहीं बल्कि उसने 2 बार सभी के सामने उसके मास्टर के खिलाफ बोलने की हिम्मत की थी। यहाँ तक कि वह तो उसके मास्टर का एक शक्तिशाली प्रहार भी सहन कर गया था और जख्मी होने के बावजूद उसने एक शिष्य कुणाल को मार डाला था। महेंद्र जो कि घर के बाहर खड़ा था, उसने जब यह दृश्य देखा तो उसे भी समझने में देर नहीं लगी कि यह नया शिष्य कौन है। आकर्ष को वह तुरंत पहचान गया। दरअसल कल से लगातार आकर्ष के बारे में ही पूरे विभाग में चर्चा हो रही थी, क्योंकि वह पहला ऐसा शिष्य था जिसे सभी के सामने एल्डर अजिताभ को पागल कुत्ता कहकर संबोधित किया था। यह देखकर कि विशाल भी किसी से डर रहा है, महेंद्र के कलेजे को एक अलग ही ठंडक मिल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका बदला ले रहा है।
सिर्फ महेंद्र ही नहीं बल्कि और भी कई योद्धा इस समय विशाल की बुरी किस्मत पर हंस रहे थे। उन्हें भी विशाल का अपने मास्टर की पहचान का इस्तेमाल करके किसी के घर पर कब्जा करना सही नहीं लग रहा था। यह घर मुझे पसंद आ गया है, यह मुझे चाहिए, आकर्ष ने विशाल के सवाल का जवाब देते हुए कहा। यह सुनकर विशाल अंदर ही अंदर गुस्से से उबलने लगा, लेकिन अपने चेहरे पर उसने यह भाव नहीं आने दिया। उसने चुपचाप वह घर आकर्ष के हवाले कर दिया। जहां तक उसका सोचना था तो उसकी प्रतिभा आकर्ष से आगे थी। उसके हिसाब से आज नहीं तो कल उसका ऊर्जा स्तर आकर्ष से आगे निकलने वाला था और फिर वह जब चाहे तब आकर्ष से इस बेइज्जती का बदला ले सकता था। क्या मैंने कहा कि तुम यहां से जा सकते हो? मन में बदले की भावना लेकर विशाल वहां से जा ही रहा था कि तभी उसे आकर्ष की आवाज सुनाई पड़ी। उसकी आवाज सुनकर विशाल अपनी जगह पर ही रुक गया। उसने पलटकर आकर्ष की तरफ देखा और दबी हुई आवाज में कहा, तुम्हें घर चाहिए था, मैंने घर दे दिया। अब और क्या चाहिए? बहुत कुछ, आकर्ष ने एक कर्कश स्वर में जवाब दिया और फिर सीधा ही विशाल का गला पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। इसी समय पर उसने अपने ऊर्जा के घेरे को भी सक्रिय कर दिया। इस बार उसका जो ऊर्जा का घेरा तैयार हुआ था वह पहले की तुलना में और ज्यादा गहरे सुनहरे रंग का था। उसका रंग इतना गहरा था कि कोई भी घेरे के भीतर नहीं देख पा रहा था। उसके घेरे में यह परिवर्तन उसकी सूर्य ऊर्जा में आए परिवर्तन के कारण हुआ था। घेरे के बाहर जो शिष्य खड़े थे उन्होंने जब देखा कि आकर्ष विशाल को घेरे के अंदर बंद कर चुका है तो उन सभी की आंखों में खुशी का भाव साफ नजर आने लगा। उन सबको अच्छे से पता था कि अब आकर्ष विशाल का क्या हाल करने वाला था। इसलिए सभी बड़ी ही बेसब्री से विशाल के घेरे से बाहर आने का इंतजार करने लगे। इस बात का तो उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं था कि आकर्ष विशाल को जान से मार सकता है या उसे अपाहिज बना सकता है, क्योंकि यह गुरुकुल के नियमों के खिलाफ था। इधर विशाल को घेरे के भीतर बंद करने के बाद आकर्ष ने वरिष्ठ पिनाक को आवाज लगाते हुए कहा, अब मुझे बताइए कि मैं अपनी अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल करके किस तरह से इसकी प्रतिभा को खींच सकता हूं। आपकी वर्तमान क्षमता के साथ आप इसके आत्ममंडल में नहीं झांक सकते। जब तक आपकी आध्यात्मिक शक्ति इसके आत्ममंडल में नहीं पहुंचती तब तक आप इसके चक्र मूल का पता नहीं लगा सकते और उसकी ऊर्जा को नहीं खींच सकते। पर इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं इसके आत्ममंडल में जाने का रास्ता बनाऊंगा। आपको बस अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उसी रास्ते से भीतर भेजना होगा। वरिष्ठ पिनाक ने जवाब दिया, ठीक है, आप अपनी प्रक्रिया शुरू करें। आकर्ष ने कहा, चक्र मूल अवशोषित करने का यह तरीका सबसे आसान था, इसलिए अभी के लिए यह बता पाना काफी मुश्किल था कि यह काम करेगा या नहीं। अगर यह काम नहीं करता है तब तो आकर्ष को विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक स्रोतों को ढूंढकर ही अपने चक्र मूल के स्तर को बढ़ाना होगा। अपना हाथ इसके ललाट पर रखें और इसके आत्ममंडल में प्रवेश करने की कोशिश करें। वरिष्ठ पिनाक की आवाज आकर्ष को सुनाई दी। जैसा उन्होंने कहा आकर्ष ने बिल्कुल वैसा ही किया। वरिष्ठ पिनाक की मदद के साथ लगभग 1 मिनट बाद आकर्ष को विशाल के आत्ममंडल में वह स्थान मिल गया जहां पर विशाल का चक्र मूल था। इसकी आत्मा और इसके चक्र मूल के बीच के संबंध को तोड़ना होगा। अभी अपनी अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल करें और इसके चक्र मूल को अवशोषित करें। वरिष्ठ पिनाक की आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार भी आकर्ष ने उनके बताए अनुसार पूरी प्रक्रिया संपन्न की। थोड़ी ही देर में आकर्ष को अपने आत्ममंडल के भीतर एक नई ऊर्जा महसूस होने लगी। यह ऊर्जा मात्रा में बहुत छोटी थी,
लेकिन इसकी मौजूदगी यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि उसकी अवशोषण तकनीक विशाल के चक्र मूल को खींच रही है। 2 मिनट बाद यह पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब क्या करूं? इसके आत्ममंडल में अब मुझे चक्र मूल महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मेरे आत्ममंडल में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही है। आकर्ष ने कहा, अब इस ऊर्जा को अपने चक्र मूल के साथ जोड़ने की कोशिश करें। याद रहे, आपको इस काम को बहुत ही सावधानी से करना होगा, क्योंकि अगर ऊर्जा का छोटा सा भी अंश बाहर रह गया तो यह आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचा सकता है। वरिष्ठ पिनाक की आवाज आकर्ष को सुनाई दी। उनके बताए अनुसार आकर्ष बड़ी ही सावधानी के साथ उस नई ऊर्जा को अपने चक्र मूल के साथ जोड़ने लगा। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा, क्योंकि आकर्ष बहुत धीमी रफ्तार से यह काम कर रहा था। वह ऊर्जा मेरे आत्ममंडल से गायब हो चुकी है। देखकर बताइए कि क्या मेरे चक्र मूल में कोई परिवर्तन आया है? आकर्ष ने पूछा। अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश कीजिए। अगर ऊर्जा पहले की तुलना में तेज रफ्तार से अवशोषित हुई तो इसका मतलब होगा कि आपके चक्र मूल में थोड़ा परिवर्तन आया है। वरिष्ठ पिनाक ने जवाब दिया। इस पर आकर्ष ने विशाल को अकेला छोड़ा और अपने आसपास के क्षेत्र से प्राकृतिक ऊर्जा खींचने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। वह महसूस कर पा रहा था कि पहले की तुलना में अब वह दोगुना रफ्तार से अपने आसपास की ऊर्जा को खींच पा रहा है। ऊर्जा खींचने की रफ्तार थोड़ी तेज हुई है। क्या मेरे चक्र मूल के रंग में कोई परिवर्तन आया? आकर्ष ने उत्साहित स्वर में वरिष्ठ पिनाक से पूछा। अब की बार वरिष्ठ पिनाक ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और आकर्ष के आत्ममंडल को देखने लगे। आपका चक्र मूल अभी भी पीले रंग का है, लेकिन पहले की तुलना में इसका रंग गहरा हो गया है। यह संकेत है कि आप इस तकनीक का इस्तेमाल करके आगे दूसरे योद्धाओं के चक्र मूलों को अवशोषित करके अपनी प्रतिभा बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप जिनके चक्र मूल को खींच रहे हैं उनके पास कम से कम हरे रंग का चक्र मूल तो होना चाहिए। वरिष्ठ पिनाक ने कहा। प्रयोग सफल रहा। वरिष्ठ पिनाक ने जो बाकी बातें कही थी उन्होंने आकर्ष का ध्यान इतना नहीं खींचा था जितना कि इस बात ने खींचा था कि उसकी यह तकनीक काम कर गई थी। इस तकनीक के काम करने का मतलब था कि अब उसे उन आध्यात्मिक स्रोतों को ढूंढने की जरूरत नहीं थी। यह उसका काफी समय बचा सकती थी। बस अब उसे ऐसे योद्धाओं की जरूरत थी जिनके पास हरे रंग या फिर उससे ऊपर का चक्र मूल हो। अभी उसके चक्र मूल का रंग गहरा पीला हो चुका था। अगर वह एक बार और किसी के चक्र मूल को अवशोषित करे तो पूरी संभावना थी कि उसके चक्र मूल का रंग बदलकर हरा हो सकता था। वैसे जिस प्रकार से उसके चक्र मूल का रंग बदला था, इससे उसे एक और बात भी समझ में आ चुकी थी। चक्र मूल के प्रत्येक रंग में 3 प्रकार के उपरंग भी होते थे। सामान्य योद्धा उनको देख नहीं सकते थे, लेकिन अगर कोई किसी के आत्ममंडल में जाकर चक्र मूल की जांच करें तो वह समझ सकता था कि इन रंगों में कितना बड़ा अंतर था। जैसे अभी आकर्ष के चक्र मूल का रंग बदलकर गहरा पीला हो गया था, उससे पहले उसका रंग पीला था। इस हिसाब से हल्के पीले रंग का चक्र मूल भी जरूर होना चाहिए था। कुल मिलाकर 3 उपरंग थे। हरे रंग में भी यही 3 उपरंग होने वाले थे। चक्र मूल की ऊर्जा खींचने के बाद विशाल के लिए उसका चक्र मूल पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ था। आकर्ष ने बस उसकी ऊर्जा का वह भाग खींचा था जो ऊपरी सतह पर था, लेकिन आंतरिक भाग में अभी भी ऊर्जा बची हुई थी। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि उस पर किसी का भी शक न जाए। विशाल को वह काफी पहले ही बेहोश कर चुका था।
तो अपने ऊर्जा घेरे को हटाने से पहले उसने विशाल के शरीर पर तलवार से कई जख्म बना दिए। यह इसलिए किया ताकि सभी को यही लगे कि ऊर्जा घेरे के भीतर उसने बस विशाल को पीट पीट कर बेहोश किया है। खुद आकर्ष के लिए भी अपने आत्ममंडल में खुद के चक्र मूल को देखना संभव नहीं था। तो फिर विशाल को कैसे पता चलता कि उसके चक्र मूल से ऊर्जा खींची गई है? यह सब कुछ करने के बाद आकर्ष ने अपने ऊर्जा घेरे को निष्क्रिय कर दिया। साथ में उसने विशाल को भी होश में आने दिया। जब सभी की नजर विशाल पर पड़ी और उसके जख्मों को उन्होंने ध्यान से देखा तो सभी को यही लगा कि आकर्ष ने उस पर तलवार से प्रहार करके उसे जख्मी किया है। अपना भविष्य अच्छा बनाने के लिए तुमने मेरे दुश्मन को अपना मास्टर बनाया। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, पर तुमने मुझे निशाना बनाने की बात कही। यह तुमने सही नहीं किया। आज तो सिर्फ जख्मी किया है। अगर फिर से मैंने सुना कि तुमने मेरे खिलाफ कुछ करने की कोशिश की है तो अगली मुलाकात जीवन और मृत्यु के अखाड़े में होगी। गुस्सा होने का दिखावा करते हुए आकर्ष ने विशाल से कहा और फिर उस घर के भीतर चला गया। जिसने भी उसकी धमकी सुनी, सभी को यही लग रहा था कि आकर्ष ने बस विशाल को सबक सिखाया है। किसी को भी आकर्ष पर बिल्कुल शक नहीं हुआ। वैसे वह लोग शक करते भी कैसे? उनके लिए तो प्रतिभा एक ऐसा तत्व था जो प्रत्येक योद्धा के साथ उसके जन्म से ही जुड़ा होता था। योद्धा खुद अपनी प्रतिभा को बढ़ा सकता था, लेकिन कोई और उसे चुरा ले, ऐसा संभव नहीं था। घर में आने के बाद आकर्ष ने दरवाजा अंदर से बंद किया और एक कमरे में आ गया। कमरे का दरवाजा भी बंद करने के बाद उसने शक्ति स्तंभ को बाहर निकाला और सीधा चौथी मंजिल पर चला गया। चौथी मंजिल पर इस समय चारों तरफ कोहरा था। यह इतना गहरा नहीं था तो 10 मीटर दूर तक सब कुछ देखा जा सकता था, लेकिन उससे ज्यादा दूरी पर देख पाना संभव नहीं था। जहां पर इस समय आकर्ष खड़ा था, उससे कुछ ही दूरी पर एक काले रंग का पत्थर था जिसके भीतर एक अस्त्र गड़ा हुआ था। दिखने में यह किसी वज्र के जैसा लग रहा था। इसका आकार और रूप कुछ हद तक तलवार के जैसा और कुछ हद तक कुल्हाड़ी के जैसा था। ऐसा कहा जा सकता था कि यह कुल्हाड़ी और तलवार के मिश्रण से बना एक नया ही हथियार था। अपनी उत्सुकता के चलते आकर्ष उसके करीब गया और उसे उठाने की कोशिश की। उस अस्त्र को उठाना तो दूर की बात थी, उसे हल्का सा अपनी जगह से हटाने में ही उसके पसीने छूट चुके थे। लगता है जब तक मैं खुद शैल मंडल में प्रवेश नहीं कर लेता तब तक इसे नहीं उठा पाऊंगा। आकर्ष ने एक अनुमान लगाते हुए अपने आप से कहा। यह मंडल इस दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा मंडल था। इसमें कुल 9 स्तर थे और उन सभी को पार करने के बाद कोई ही योद्धा इस लोक को छोड़ सकता था। उसके बाद सभी की अगली मंजिल होती थी देवतल। आकर्ष की अगली मंजिल भी वही थी। आखिरकार उसके मास्टर वेगवानस भी वहीं पर थे। कुछ देर तक उस हथियार को देखने के बाद उसने उस पर से अपना ध्यान हटाया और आसपास के वातावरण पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ की ऊर्जा तीसरे स्तर की तुलना में और भी ज्यादा गहरी थी। अगर इस ऊर्जा के साथ मैंने अभ्यास किया तो सिर्फ 2 साल के भीतर ही योग दीप्त मंडल के दूसरे स्तर में प्रवेश कर सकता हूँ। एक उत्साहित स्वर में आकर्ष ने अपने आप से कहा। 2 साल का समय योग दीप्त मंडल के एक स्तर में वृद्धि करने के लिए कहीं से भी पर्याप्त नहीं था। जिन योद्धाओं के पास आसमानी, नीले या फिर बैंगनी रंग के चक्र मूल थे, उन्हें भी एक स्तर की वृद्धि करने में कम से कम 2 से 2.5 साल का समय लग जाता था। वह भी उस स्थिति में जब उनके पास पर्याप्त रूप से संसाधन हो। अगर संसाधन मौजूद न हो तो यह समय 5 साल तक भी जा सकता था।
ऐसे में आकर्ष जैसे योद्धा का 2 साल के भीतर योग दीप्त मंडल के दूसरे स्तर में प्रवेश करना काफी बड़ी बात थी, जिसके पास अभी तक हरे रंग का चक्र मूल भी नहीं था। वैसे अभी आकर्ष जिन 2 सालों की बात कर रहा था, यह समय चौथी मंजिल का था। अगर बाहरी दुनिया से इसकी तुलना की जाए तो यह समय मुश्किल से 2 से ढाई महीने का होने वाला था। सिर्फ 2.5 महीने में योग दीप्त मंडल के दूसरे स्तर में पहुंचना इस दुनिया के किसी भी योद्धा के लिए असंभव था। हाँ, अगर वह किसी बाहरी स्रोत जैसे कि रक्तताल का सहारा ले तो बात अलग थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि रक्तताल भी हर 5,000 साल में एक बार खुलता था। यानी कि ऐसे स्रोत अगर किसी को मिल भी जाते तो भी वह लगातार लंबे समय तक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जबकि आकर्ष पर इस प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं थी। वैसे अगर उसे ऐसे कुछ दुश्मन मिल जाए जिनके पास हरे रंग से भी ऊपर के रंग के चक्रमूल हो और वह उनकी ऊर्जा खींच पाए, तो उसके एक स्तर में होने वाली वृद्धि का समय और भी ज्यादा कम हो सकता था। पर समस्या यह थी कि अभी के समय ऐसा कोई योद्धा था नहीं। इस गुरुकुल में अभी के समय उसका दुश्मन अजिताभ था। उसके पास आसमानी रंग का चक्रमूल था। अगर आकर्ष उसके चक्रमूल की ऊर्जा खींच पाए तो उसके खुद के चक्रमूल की ऊर्जा में काफी बड़ी वृद्धि हो सकती थी। बस एक समस्या थी कि आकर्ष अभी अजिताभ का सामना नहीं कर सकता था। तो ऐसे में एकमात्र रास्ता यही था कि वह चुपचाप अजिताभ के द्वारा भेजे गए प्यादों का इंतजार करें। अगर उनमें से किसी के पास अच्छा चक्रमूल हुआ तो वह उनका इस्तेमाल कर सकता था। चक्रमूल नष्ट करने का आरोप। साधना में बैठने से पहले आकर्ष को एक और जरूरी काम पूरा करना था, तो उसी काम को पूरा करने के लिए उसने आधी रात होने का इंतजार किया। जब अंधेरा हो गया और पहरा काफी कम हुआ, तब आकर्ष अपने घर से बाहर निकला और सीधा उस स्थान की तरफ रवाना हो गया जहां पर कछुए की बड़ी सी मूर्ति थी। वेदी के पास से उसे वह दिव्य योग्यता सीखनी थी जो गुरुकुल की सबसे शक्तिशाली कवच श्रेणी की दिव्य योग्यता थी। वैसे तो आकर्ष के पास पहले से ही एक कवच श्रेणी की दिव्य योग्यता थी जो कि थी राशि का कवच, लेकिन आकर्ष ने इसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया। वजह यह थी कि यह एक मध्य स्तर की दिव्य योग्यता थी, जबकि यहाँ पर जितने भी योद्धा थे वह प्रहार करने के लिए भी उच्च स्तर की दिव्य योग्यता का इस्तेमाल करते थे। उनके शक्तिशाली प्रहारों को रोकने के लिए उसे भी उच्च स्तर की कवच श्रेणी की दिव्य योग्यता की जरूरत थी। रात के अंधेरे में आकर्ष ने अपना रूप बदला और बाकी सभी शिष्यों के बीच जाकर बैठ गया। मौजूदगी छुपाने में वह बहुत ज्यादा माहिर था, तो किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया। कहीं ना कहीं इसका कारण यह भी था कि गुरुकुल के उच्च अधिकारियों को अपनी योग्यता पर कुछ ज्यादा ही विश्वास था। उनका मानना था कि कोई भी उनके डर से इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि चोरी छुपे वहां पर आकर दिव्य योग्यता सीखे। आकर्ष ने 2 घंटे तक अपना ध्यान केंद्रित करके दिव्य योग्यता को पढ़ना जारी रखा। 2 घंटे के बाद दिव्य योग्यता उसके मस्तिष्क में अच्छे से छप गई। अब बस जरूरत थी तो इसे सीखने की और फिर इसका इस्तेमाल करने की। बाकी योद्धाओं के बीच से वह चुपचाप खड़ा हुआ और वापस से अपने घर में लौट आया। शक्ति स्तंभ के भीतर जाकर वह चौथी मंजिल पर बैठ गया और दिव्य योग्यता को सीखने लगा। 6 महीने के लंबे प्रयास के बाद आकर्ष ने दिव्य योग्यता के एक छोटे से अंश को सीखकर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जितना उसने सोचा था यह दिव्या योग्यता उससे कहीं ज्यादा मुश्किल थी। कारण यह था कि बाकी दिव्य योग्यताओं में उसको सिर्फ अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने आप को सहारा देना होता था, लेकिन कवच श्रेणी की युद्ध कलाओं में ऊर्जा से कवच का निर्माण करना पड़ता था। यह कुछ ऐसा ही था जैसे मकड़ी के जाले को बनाने में लंबा समय लगता था, लेकिन वही किसी को जख्मी करने में सिर्फ 2 सेकंड का समय लगता था।
शक्ति स्तंभ की चौथी मंजिल पर बिताए गई 6 महीने बाहर की दुनिया के 18 दिन के बराबर थे। आकर्ष ने इस दौरान दिव्य योग्यता को ज्यादा महत्व इसलिए दिया था क्योंकि वह जानता था कि अब जो उसके दुश्मन आएंगे वह उससे थोड़े शक्तिशाली होंगे, तो उनके प्रहारों से बचने के लिए उसके पास कवच का होना जरूरी है। जहां आकर्ष अपना पूरा ध्यान दिव्य योग्यता पर केंद्रित कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ विशाल के जख्म भी अब काफी हद तक भर चुके थे। स्वस्थ होने के बाद उसने भी अपनी साधना शुरू कर दी। इस समय उसका पूरा ध्यान आकर्ष से बदला लेने पर केंद्रित था। अपने चक्रमूल के कारण उसे पूरा विश्वास था कि वह आकर्ष से बहुत कम समय में आगे निकल जाएगा और फिर उससे बदला लेगा। लेकिन उसके चेहरे का रंग तब उड़ गया जब उसने अपनी साधना शुरू की। साधना शुरू होने के कुछ ही क्षणों बाद उसने इस बात पर गौर किया कि वह पहले के जैसे तेज मात्रा में ऊर्जा अवशोषित नहीं कर पा रहा है। ऐसा कुछ उसके साथ पहली बार हो रहा था। एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद उसी से समझने में कुछ गलती हुई है। पर जब उसने दूसरी बार साधना की तो इस बार भी वही परिणाम देखने को मिला। अब तो उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि गड़बड़ उसी के साथ है। नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरी ऊर्जा खींचने की रफ्तार अपने आप इतनी धीमी कभी नहीं हो सकती। बेहोश होने से पहले तो सब कुछ ठीक था, फिर अब अचानक से क्या हो गया? विशाल ने उलझन भरे स्वर में अपने आप से पूछा। आकर्ष ने जब उसे बेहोश किया था उससे पहले तक उसके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। अब उसके साथ एकदम से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी तो उसकी वजह कहीं ना कहीं आकर्ष ही हो सकता था। लेकिन विशाल को समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर आकर्ष ने उसके साथ किया क्या है। उसके शरीर पर चोट के निशान जरूर थे, लेकिन आंतरिक जख्म जैसा कुछ भी नहीं था। कोई हड्डी भी नहीं टूटी थी। यहां तक कि उसकी आत्मा भी बिल्कुल सही सलामत थी। उसके शरीर में ऊर्जा भी पर्याप्त मात्रा में थी, बस वह नई ऊर्जा खींच नहीं पा रहा था। ऊर्जा अवशोषित करना सभी के चक्र मूलों पर निर्भर करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मेरे चक्र मूल के साथ कुछ किया हो? पर यह कैसे संभव है? कोई भी शैल मंडल से नीचे का योद्धा किसी के चक्र मूल का पता नहीं लगा सकता, फिर उसे कुछ नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है। विशाल ने मन ही मन अपने आप से कहा, नहीं, पक्का उसी ने कुछ किया है। मुझे इस बारे में जाकर मास्टर से बात करनी चाहिए। अपनी आंखों में गुस्से की ज्वाला लिए विशाल अपने घर से बाहर निकला और अपने मास्टर अजिताभ से मिलने उसके निवास स्थान के बाहर आ गया। जब उसने आवाज लगाई तो अजिताभ के चेहरे का रंग पूरा काला पड़ गया। वजह यह थी कि अजिताभ ने मन से कभी भी विशाल को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया था। उसने विशाल को अपना शिष्य सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि विशाल ने वादा किया था कि उसका एक भाई जिसके पास आसमानी रंग का चक्रमूल है, वह बहुत जल्द गुरुकुल में आने वाला है। वह अपने उस भाई से कहकर उसे अजिताभ का शिष्य बनवा देगा। गुरुकुल में जिनके पास आसमानी चक्रमूल थे, वह सबके सब शक्तिशाली योद्धा थे। जब भी गुरुकुल में कोई ऐसा योद्धा आता था तो उसे बिना किसी परीक्षा के ही सीधा गुरुकुल का शिष्य बना दिया जाता था। अजिताभ अग्नि गुरुकुल में कई हजारों सालों से था। इस दौरान उसने सिर्फ 3 ही शिष्य स्वीकार किए थे, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिनके पास आसमानी रंग का चक्रमूल हो। तो अजिताभ ने जब विशाल से सुना कि विशाल का भाई उसका शिष्य बन सकता है, तो अजिताभ लालच में आ गया और उसने विशाल की शर्त मानकर उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। बाहर के लोगों को इस बारे में भनक न लगे, इसलिए यह खबर फैलाई गई कि विशाल ने वादा किया था कि वह आकर्ष को सबक सिखाएगा।
इसलिए अजिताभ ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। मास्टर, क्या आप मेरे चक्रमूल का निरीक्षण कर सकते हैं? मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। अपने मास्टर अजिताभ को देख विशाल ने चिंता से भरे स्वर में कहा। चक्रमूल के साथ गड़बड़? यह सुनकर अजिताभ को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा कुछ वह पहली बार सुन रहा था। चक्रमूल किसी भी योद्धा की आत्मा के साथ जुड़ा होता था। अगर कोई बाहरी स्रोत उस चक्रमूल को नष्ट करने की या फिर उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करता तो योद्धा की आत्मा भी नष्ट हो जाती, जिसका मतलब था कि इंसान का जिंदा बचना असंभव था। क्या हुआ है, साफ साफ बताओ, अजिताभ ने पूछा। मास्टर, मैं काफी देर से साधना करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं ऊर्जा नहीं खींच पा रहा, विशाल ने जवाब दिया। क्या? इस बात ने अजिताभ को चौंकने पर मजबूर कर दिया। उसने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ विशाल के आत्ममंडल में झांकने की कोशिश की। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी तक आत्ममंडल में कहीं पर भी चक्रमूल का नामो निशान नहीं मिला था। तुम्हारा चक्रमूल गायब है। अच्छे से निरीक्षण करने के बाद अजिताभ ने हैरानी से भरे स्वर में कहा। जैसे ही यह शब्द विशाल के कानों में पड़े, उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। मुझे पता था, यह सब उसी ने किया है। उसी ने मेरे चक्रमूल को गायब किया है, विशाल ने रोते हुए कहा। तुम किसकी बात कर रहे हो? किसने तुम्हारे चक्रमूल को गायब किया है? अजिताभ ने पूछा। आकर्ष, उसी के साथ मेरी लड़ाई हुई थी। जरूर उसी ने मेरे चक्रमूल के साथ कुछ किया है, विशाल ने गुस्से से भरे स्वर में जवाब दिया। आकर्ष ने? तुम्हें पूरा विश्वास है कि ये उसी ने किया है? अजिताभ ने पूछा। शक तो उसे भी था, लेकिन फिर भी वह पुष्टि करना चाहता था। मुझे पूरा विश्वास है मास्टर, यह उसी का काम है। आपको मेरा बदला लेना होगा। सिर्फ आप ही है जो मुझे न्याय दिला सकते हैं, विशाल ने कहा। अब वैसे तो अजिताभ को विशाल से कोई ज्यादा मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी जब उसने उसकी मदद की पुकार सुनी तो गुस्सा होने से खुद को रोक नहीं पाया। भले ही सिर्फ नाम के लिए था, लेकिन विशाल उसका शिष्य था। आकर्ष की हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? तुरंत वो विशाल के साथ अपने निवास स्थान से बाहर निकला और आकर्ष से मिलने उसके घर के बाहर आ गया। आकर्ष? उसके घर के बाहर पहुंचने के बाद अजिताभ ने एक गंभीर स्वर में आकर्ष का नाम लिया। उसकी आवाज बहुत ज्यादा तेज थी, जिस कारण थोड़ी ही देर में काफी बड़ी मात्रा में वहां पर शिष्य इकट्ठा हो गए। अकेले कच्छप विभाग में ही 10,000 से ज्यादा शिष्य थे। अजिताभ की आवाज का उन पर असर तो होना ही था। आकर्ष अपने शक्ति स्तंभ में बैठकर आराम से साधना कर रहा था कि तभी उसे अजिताभ की गंभीर आवाज सुनाई पड़ी। वह शक्ति स्तंभ से बाहर आया और उसने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर देखा। बाहर आते ही उसने पाया कि उस पर हजारों लोगों की नजर है। इनमें से सिर्फ 2 लोगों की आंखों में गुस्से और कत्ल का भाव था। आकर्ष को समझने में देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा, इसलिए उसने अपने आप को बहुत ही ज्यादा शांत रखा और उसी शांत लहजे में अजिताभ की तरफ देखते हुए पूछा। क्या हुआ? क्यों आवाज लगा रहे थे मुझे? आकर्ष, यह क्या तरीका है? तुम विभाग के एक एल्डर से इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? इससे पहले कि अजिताभ कुछ कहता, विशाल बीच में बोल पड़ा। मेरी मर्जी मैं किसी को कैसे भी कहकर संबोधित करूं, और जो व्यक्ति मुझे मारना चाहता है उसे मैं सम्मान दूं, इतना पागल मैं नहीं हूं। बस इतना बताओ कि यहां पर क्यों आए हो?
अगर यहाँ पर सम्मान लेने के लिए आए हो तो जा सकते हो, मेरे पास वह नहीं है। आकर्ष ने एक कर्कश स्वर में जवाब दिया। उसके इस जवाब ने अजिताभ के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया, लेकिन उसने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। उसने बस गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुमने मेरे शिष्य के चक्रमूल को नष्ट किया है। इस बारे में कुछ कहना है? तुम्हारे शिष्य के चक्रमूल को मैंने नष्ट किया? क्या यहाँ पर आने से पहले अपनी बुद्धि घर पर रखकर आए थे? क्या मुझे सभी को यह बताने की जरूरत है कि चक्रमूल क्या है और उसको कौन देख सकता है? और क्या सबूत है कि मैंने तुम्हारे शिष्य के चक्रमूल्य को नष्ट किया है? आकर्ष ने जवाब दिया, विभाग प्रमुख ने खुद इस बात की जांच की है। विशाल का चक्रमूल गायब है। तुमसे लड़ने से पहले इसका चक्रमूल मौजूद था, पर तुमसे लड़ने के बाद वह गायब हो गया। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि विभाग प्रमुख से भी गलती हुई है? अजिताभ ने कहा, अगर विभाग प्रमुख ने जांच की है तो इस बात में सच्चाई होगी। मुझे उन पर विश्वास है। पर मेरा सवाल अभी भी यही है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ही इसके चक्रमूल को नष्ट किया है? एक शैल मंडल के उच्च स्तर का योद्धा ही दूसरे योद्धा के चक्रमूल को देख सकता है। तुम लोगों को लगता है मेरे जैसे योग दीप्त मंडल का योद्धा विशाल के चक्रमूल का पता लगा सकता है और उसे नष्ट कर सकता है? आकर्ष ने सभी के सामने अपनी सफाई दी। उसके इस जवाब को सुनकर सभी लोग सवालिया नजरों के साथ अजिताभ और विशाल को देखने लगे। उनकी नजरों में तो वह दोनों ही बस आकर्ष को निशाना बनाने के लिए यह सब कर रहे थे। सबूत? तुम्हें सबूत चाहिए ना? मैं देता हूं सबूत। मैं प्रकृति को साक्षी मानकर वचन देने के लिए तैयार हूं कि मेरे चक्रमूल को नष्ट किया गया है। विशाल ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा। इसके बाद तुरंत उसने अपने खून के साथ प्रकृति को साक्षी मानकर वचन दे दिया। आसमान में एक के बाद एक 9 बार गर्जना हुई, लेकिन एक भी बार विशाल पर बिजली नहीं गिरी। अब यह सबूत सभी को मनाने के लिए पर्याप्त था कि वाकई उसका चक्रमूल नष्ट हो चुका है। सारे योद्धा अब सवालिया नजरों के साथ आकर्ष की तरफ देखने लगे, जैसे उससे अगले जवाब की उम्मीद कर रहे हो। मैंने तो प्रकृति को साक्षी मानकर वचन दे दिया। क्या अब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम प्रकृति को साक्षी मानकर यह वचन दे सको कि तुमने मेरे चक्रमूल को नष्ट नहीं किया है? विशाल ने आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा, मैं प्रकृति को साक्षी मानकर वचन क्यों दूं? तुम मुझ पर कोई भी आरोप लगाओगे और मैं चुपचाप उसके ऊपर सफाई देता रहूं? सबूत तुम्हें देना है, मुझे नहीं। तुमने अभी जो वचन दिया है वह सिर्फ इतना है कि तुम्हारा चक्रमूल नष्ट हुआ है। अगर तुम्हें मुझ पर आरोप लगाना है तो पहले यह वचन दो कि तुम्हारा चक्रमूल मेरे द्वारा नष्ट किया गया है। उसके बाद मैं इस मामले में अपनी सफाई दूंगा और सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आकर्ष ने वापस विशाल पर ही आरोप लगाते हुए कहा। पहली बार में तो सभी को यही लग रहा था कि आकर्ष आरोपी है, पर जब उसने वापस विशाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया तब लोगों को थोड़ा संदेह होने लगा। अगर सच में विशाल को इतना विश्वास था कि आकर्ष ने ही उसके चक्रमूल को नष्ट किया है, तो प्रकृति को साक्षी मानकर वचन देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन विशाल के लिए इस मामले में एक छोटी सी समस्या थी। बात यह थी कि अभी तक उसको आकर्ष पर सिर्फ संदेह था। वह पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं था कि उसका चक्रमूल आकर्ष के द्वारा ही नष्ट किया गया है। अब अगर वह बिना सुनिश्चितता के सीधे ही प्रकृति को साक्षी मानकर वचन दे देता तो संभावना थी कि वह खुद मर जाता।
अपनी जान को लेकर वह ऐसा जोखिम नहीं उठा सकता था। क्या हुआ? वचन दो। अगर नहीं दे सकते तो यह स्वीकार करो कि तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। आकर्ष ने अपने शब्दों से विशाल पर दबाव डालने की कोशिश की। डरो मत। यह बस तुम्हें आंतरिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उसके हिसाब से आकर्ष कोई मूर्ख नहीं था कि सब कुछ जानते हुए भी प्रकृति को साक्षी मानकर वचन देता। अगर वह सभी के सामने प्रकृति को साक्षी मानकर वचन दे रहा है तो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि उसे अपनी खुद की सच्चाई पर पूरा विश्वास है। तो क्या इसका मतलब यह था कि उसका लगाया गया आरोप वाकई झूठा था और आकर्ष निर्दोष था? जैसे ही यह संभावना विशाल के मन में उत्पन्न हुई, वह प्रकृति को साक्षी मानकर वचन देने से डरने लगा। आखिरकार यहाँ पर उसकी जान दांव पर लगी थी। वह कोई गलती कैसे कर सकता था? वचन दे रहे हो या नहीं? आकर्ष ने दोबारा से विशाल से पूछा। इस सवाल ने विशाल की पूरी हिम्मत तोड़ दी। गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उसने जवाब दिया, मैं अपनी गलती मान रहा हूं। यह सच है कि मैंने ही तुम पर झूठा आरोप लगाया है। मेरे चक्र मूल के नष्ट होने से तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है। इतना कहकर विशाल वहां से रवाना हो गया। अपने शिष्य को वहां से जाते देख अजिताभ भी गुस्से में दांत पीसते हुए वहां से जाने लगा। कहीं ना कहीं उसे पता था कि उसका शिष्य विशाल सच बोल रहा था, लेकिन उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे, जिस कारण से अभी के लिए वह आकर्ष का कुछ भी नहीं कर सकते थे। दोनों को वहां से जाते देख आकर्ष ने भी आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में लौट गया। आज उसने बहुत बड़ा दांव खेला था। अगर विशाल थोड़ी सी भी हिम्मत करके वचन दे देता तो आकर्ष की चोरी पकड़ी जाती और फिर उसका बचना संभव नहीं होता। मगर अफसोस विशाल को खुद पर इतना आत्मविश्वास नहीं था कि वह यह जोखिम उठा पाता। उसके इसी डर और कमजोरी ने आकर्ष की जान बचा ली। इस घटना के अगले 1 महीने तक गुरुकुल में शांति बनी रही। अजिताभ की तरफ से कोई भी आकर्ष को परेशान करने नहीं आया। लेकिन गुरुकुल की सीमा पर आज एक मेहमान आ चुका था। एक मध्य अवस्था का आदमी था जो काफी दूरी से यात्रा करके यहाँ पर आया था। रुको, अपनी पहचान बताओ। अग्नि गुरुकुल की सीमा में उसे प्रवेश करते देख वहां पर पहरा दे रहे एक तृतीय श्रेणी के एल्डर ने सवाल किया। मैं गुरुकुल का शिष्य नहीं हूं बल्कि शिष्य बनने के लिए आया हूं, उस मध्य अवस्था के आदमी ने जवाब दिया। यह सुनकर उस तृतीय श्रेणी के एल्डर ने अपनी जादुई अंगूठी में से एक मणि बाहर निकाला और उसके साथ उस योद्धा के चक्र मूल की जांच करने लगा। 10 सेकंड के बाद जैसे ही उसका चक्र मूल प्रदर्शित हुआ, उस तृतीय श्रेणी के एल्डर की आंखें आश्चर्य से भर गई। असल में उस मध्य अवस्था के आदमी का चक्र मूल आसमानी रंग का था, जो एक प्रतिभाशाली योद्धा की पहचान थी। ऐसे योद्धाओं को बिना किसी परीक्षा के ही शिष्य का दर्जा दे दिया जाता था। तृतीय श्रेणी के उस एल्डर ने आगे कोई भी सवाल नहीं किया और चुपचाप उस योद्धा को भीतर जाने दिया। गुरुकुल में आने के बाद वह योद्धा सीधा कच्छप विभाग में आया और अपने छोटे भाई विशाल से मिला। यह वही योद्धा था जिसको लेकर विशाल ने अपने मास्टर अजिताभ से वादा किया था। क्या हुआ विशाल? तुम बीमार लग रहे हो? सब कुछ ठीक तो है? उस योद्धा ने विशाल से पूछा। इस पर विशाल ने कुछ भी नहीं छुपाया और सब कुछ सच सच बता दिया। यह भी कि किस तरह से उसका चक्र मूल गायब हुआ है। जिस प्रकार से तुमने बताया है, उसके बाद मुझे लगता है कि उस आकर्ष ने किसी रहस्यमय तरीके का इस्तेमाल करके तुम्हारे चक्र मूल को नष्ट किया है। इस बात को लेकर मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है, लेकिन तुम्हारी स्थिति देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि यह उसी का काम है।
उस योद्धा ने जवाब दिया। विशाल के इस बड़े भाई का नाम चरण था। गुरुकुल में आने से पहले ही उसे एक पहली श्रेणी के एल्डर का शिष्य बनने का प्रस्ताव मिल चुका था, लेकिन चरण ने उस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वह अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसी ने विशाल से कहा था कि वह किसी द्वितीय श्रेणी के एल्डर से मिले और उसे बताएं कि वह उसका शिष्य बनना चाहता है, ताकि दोनों भाई एक ही मास्टर के शिष्य बन सके। पर यह संभव कैसे है? मैंने आज तक ऐसे किसी भी तरीके के बारे में नहीं सुना। विशाल ने उलझन भरे स्वर में पूछा। सुना तो मैंने भी नहीं है, पर सच्चाई यही है कि उसके पास जरूर कोई रहस्यमयी तकनीक है। तुम चिंता मत करो, उसने तुम्हारे साथ जो किया है उसकी कीमत उसे जरूर चुकानी होगी। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। उस आकर्ष को अगर खून के आंसू रोने पर मजबूर नहीं किया तो मेरा भी नाम चरण नहीं। चरण ने अपने छोटे भाई विशाल को आश्वासन देते हुए कहा। लेकिन भैया, अगर आपने अभी उसे कुछ किया तो क्या गुरुकुल गुस्सा नहीं होगा? गुरुकुल के नियमों के अनुसार एक शिष्य दूसरे शिष्य की जान नहीं ले सकता। फिर आप बदला कैसे लेंगे? विशाल ने पूछा। उसकी तुम चिंता मत करो। तुम शायद भूल रहे हो कि मेरा चक्र मूल आसमानी रंग का है। अगर मैंने गुरुकुल के नियम तोड़ भी दिए तो भी गुरुकुल आकर्ष जैसे योद्धा के लिए मुझे सजा नहीं देगा, और अगर सजा मिली भी तो भी बहुत छोटी होगी। उससे बदला लेने के लिए इतना जोखिम तो हम उठा ही सकते हैं, चरण ने जवाब दिया। यह सुनकर विशाल का चेहरा खुशी से खिल उठा। चरण की बात से वह पूरी तरह सहमत था। अगर कोई और शिष्य नियम तोड़ता तो निश्चित रूप से उसे सजा मिलती, लेकिन आसमानी रंग के चक्रमूल वाले योद्धा आगे चलकर द्वितीय या फिर प्रथम श्रेणी तक के एल्डर बन सकते थे। आकर्ष, जिसके पास पीले रंग का चक्रमूल था, उसके जैसे योद्धा के लिए गुरुकुल कभी भी चरण को नजरअंदाज नहीं करने वाला था। उल्टा पूरी संभावना थी कि कई उच्च अधिकारी मिलकर चरण को अपने पक्ष में करने की कोशिश करे, और इसके लिए वह इस बात को भी दबा सकते थे। अब देखना यह था कि चरण अपने भाई का बदला ले पाता है या नहीं।